स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पार्ट टू। पार्ट वन में हमने देखा था कि किस प्रकार पशु स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं उनके लक्षणों के आधार पे हमें पता लगाया जाता है कि कौन से पशु स्वस्थ हैं और कौन से पशु अस्वस्थ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो होगा जो गाय और भैंस है ना, जब वो हीट पीरियड में आते हैं, ऋतुमय अवस्था में आते हैं, तो उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनका मिलान कैसे किया जाता है, और अंत में हम पढ़ेंगे कि भेड़ और बकरियां जो रहती हैं आपकी, भेड़ और बकरियों की देखभाल कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऋतुमय गाय एवं भैंस के लक्षण, हीट सिम्टम्स इन काउ एंड बफेलोज। तो देखिए, हीट पीरियड मतलब क्या रहता है, वह अवधि जिस अवधि में आपकी मादा जो रहती है ना, वो सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। ठीक है, उस समय पे अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कराई जाएगी या मीटिंग की प्रोसेस कराई जाएगी तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो लक्षण है, पहला लक्षण आप देखिएगा, मादा पशु सामान्य दिखाई न देकर बेचैन मालूम पड़ती है। मतलब जब वो ऋतुमय अवस्था में रहती है ना, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो इधर उधर घूमते रहती है और उसे बेचैनी जैसे लगती है। उसके बाद वह जल्दी जल्दी पेशाब करती है और बार बार पूंछ घुमाती है। जैसे कि मैंने बोला था कि वो एक जगह पे स्थिर स्थिर नहीं रहती है, तो वो क्या करती है कि बार बार जो रहता है ना, उसका यूरिन निकलता है। यूरिन निकलने का ही मतलब ये है कि जो यूरिनल पार्ट रहता है ना, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, और जिसके वजह से वो वहाँ की जो पूंछ है उसको बार बार घुमाती है। इसके बाद रुक रुक कर चिल्लाने एवं रंभाने वाली आवाज़ निकालने लगती है। इसका मतलब ये है कि उसमें एक्साइटमेंट की उत्पीड़न होती है, कि वो बताना चाहती है कि हाँ, वो हीट पीरियड में है। उसके बाद कुछ समय के लिए चारा और खाना जो है वो खाना बंद कर देती है। नेक्स्ट है आपका, खास तौर पर जो गाय रहते हैं वो अन्य पशु पर चढ़ने लगते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो मेटिंग कराने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वो ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि हाँ, मैं हीट पीरियड में हूँ, आप मेटिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट है, अन्य कोई पशु मादा पर चढ़ता है तो वो चुपचाप खड़ी रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो एक्साइटेड कंडीशंस में रहती है, रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव रहती है, और इसलिए वो मेटिंग के लिए जब कोई सांड को उसके पास लाया जाता है तो वो चुपचाप खड़ी हो जाती है, जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अच्छे तरीके से हो। इसके बाद एक स्थान पर स्थिर रहकर जल्दी जल्दी घूमती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक प्लेस पे जो रहती है ना, वो इधर उधर अपने बॉडी को घुमाते रहती है। और नेक्स्ट जो है, उसकी योनि लाल पड़ जाती है और कुछ फूली हुई मालूम होती है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कि जो पेशाब करती है, मतलब उसका जो एनल पोर्शन रहता है, वहाँ पे जो वेजाइना वाला पोर्शन है ना, उसमें स्वेलिंग आने लगती है। और स्वेलिंग आने का मतलब है कि वहाँ पे जो आपके हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, हार्मोन्स रिलीज हुए तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या रहेगा, एक लिक्विड जो आपकी तरल पदार्थ जो है, वो तरल पदार्थ निकलने लगती है, जिससे कि वो जो वेजाइना वाला पोर्शन है वो क्या रहता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आने लगती है। नेक्स्ट है, पूंछ को ऊपर की ओर उठा देती है। इसका रीज़न भी सेम है कि देखिए, इसके दो रीजंस है। पहला तो आपका वेजाइना स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग की वजह से वो पूंछ को उठाती है, और दूसरा वो बार बार पेशाब करती है, इसलिए पूंछ को घुमाते रहती है, जिससे कि पूंछ उठाती है। नेक्स्ट है, योनि पर उपस्थित बाल जो है वो वोनी नहीं, ये योनि है। योनि पर उपस्थित बाल श्वेत पदार्थ के बहने से आपस में चिपक जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि जो हार्मोन सिक्रेशंस होता है, जिससे कि लिक्विड या फ्लूइड जैसे जो चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है, और उस चिपचिपा पदार्थ के रिलीज होने से जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद मादा जो है वो नर के आगे पीछे घूमने लगती है। सेम वही चीज़, मेटिंग के लिए वो घूमती है। ठीक है, क्योंकि वो एक्साइटेड कंडीशंस में रहती है, उसके हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वो मेटिंग कराने के लिए बार बार बेचैन रहती है। इसके बाद योनि से एक लसलसा पदार्थ जो रिश्ता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बस ये देखते हैं कि लसलसा पदार्थ होता कैसा है। तो आरंभ में, स्टार्टिंग मतलब जब हीट पीरियड स्टार्ट होता है, उस समय ये तरल पदार्थ जो रहता है वो सफ़ेद और पतला रहता है। मध्य की अवधि में ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है, और लास्ट की अवधि में एकदम गाढ़ा और लालिमा युक्त, मतलब हल्का रेडिश होने लगता है। ये इस बात का रहता है ना, ये सिम्टम्स पहचानने के तरीके हैं कि अगर आपका जो मटेरियल निकल रहा है, जो लिक्विड फ्लूइड हो रहा है, वो अगर हल्का गाढ़ा है मतलब अर्ली स्टेज है, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है तो मिड स्टेज है, और एकदम ज़्यादा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो ये कौन सा है, लास्ट स्टेज है आपका, जिसमें कि जो लिक्विड रहता है वो हल्का लाल कलर का होने लगता है। इसके बाद अब आपकी गाय जो है वो हीट पीरियड में आ चुकी है। ठीक है, ये तो लक्षण आपको पता चल चुके हैं। अब हीट पीरियड में आने के बाद जो अगला स्टेप आपको कराना है वो क्या है, मेटिंग कराना है सांड से। तो हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा तो हमें पता था कि मेटिंग दो टाइप से होता है, या तो आप नेचुरली मेट कराएंगे या तो आप आर्टिफिशियली मेट कराएंगे। तो नेचुरल मेट में तो आपकी फिजिकल
जो बॉडी है वो प्रेजेंट होनी जरूरी है, मतलब फिजिकल मेटिंग होती है। जबकि आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं कि हीट पीरियड में जो आपका सर्विक्स वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू जो स्पर्म से या जो सीमेन है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं कि जब ऋतुमय गाय को सांड से मिलाया जाता है, जब सर्विंग ऑफ काऊ होता है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला तो हीट पीरियड, कि गर्मी शुरू होने के 12 घंटे समय तक का जो वक्त रहता है ना, जो मान लीजिए कि स्टार्टिंग आपकी जो हीट पीरियड की स्टार्टिंग सुबह के 6 बजे की हुई है, तो सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 तक का जो टाइम रहेगा वो क्या होगा, उसका अर्ली स्टेज होगा, मतलब अर्ली हीट पीरियड। फिर 12 से 24 घंटे का जो समय रहेगा उसको मिड हीट पीरियड बोलते हैं, मतलब शाम 6 से आपका जो अगले दिन के सुबह के 6 तक रहेगा वो घंटा क्या कहलाता है, आपका मिड हीट पीरियड। और फिर उसके बाद अगले जो 24 घंटे से 36 घंटे का समय रहते हैं वो लास्ट हीट पीरियड माना जाता है। मतलब 12 12 घंटे के ड्यूरेशन में हीट पीरियड को चेंज किया जाता है। स्टार्टिंग का जो 12 12 घंटे का पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, अर्ली हीट पीरियड। बीच का जो 12 घंटा रहता है उसको मिड हीट पीरियड, और लास्ट का जो 12 घंटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लेटर या फिर फाइनल हीट पीरियड स्टेज। तो ये आपकी हीट पीरियड के टाइमिंग है। उसके बाद है अंडाणुचरण का समय, मतलब टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओवम। अब ओवम मैंने क्या बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ से एग्स निकलते हैं। तो इसमें क्या है, ऋतुकाल में मादा के अंडाशय में जो अंडा बन जाता है, ओवरी में जो ओवम बनता है, वह निकलकर अंडाशय के समीप अंडवाहिनी जो ओविडक्ट रहता है, मैंने बताया ना कि ओविडक्ट उसको क्या करता है, कैच करता है, वहाँ पे आ जाता है। अब ओविडक्ट में जैसे ही अंडा आया, वहाँ से क्या रहता है, आपका जो मेल का शुक्राणु रहता है, जो सीमेन रहता है, वो क्या रहता है, मिल जाता है। क्या होती है, उनकी मेटिंग होती है। और अंडाणुचरण या तो ऋतु की अवधि रहते हुए हो जाती है या गर्मी समाप्त होने के 10 घंटे बाद प्रारंभ होता है। मतलब सीधी सी बात है कि हीट पीरियड में क्या रहता है, आपका एग निकलता है, उसी हीट पीरियड में आपका क्या रहता है, जो स्पर्म्स रहता है, जो सीमेन रहता है ना, उसको पुट कराते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात तीसरी है जो आपका एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से टाइम में मेटिंग करानी चाहिए। तो याद रखेंगे कि जो आपका ऋतुकाल के 22 से 24 घंटे में ही सांड को मिलाना सर्वोत्तम रहता है। 22 से 24 घंटे अगर आप ध्यान देंगे तो मिड हीट पीरियड, ठीक है। तो मिड हीट पीरियड क्या रहता है, इसका सबसे परफेक्ट टाइम रहता है किसी भी जो आपके काऊ रहते हैं ना उससे बुल को मिलाने का। अच्छा, इसका रीज़न क्या रहता है, रीज़न ये रहता है कि जब आप ओविडक्ट की बात करते हैं ना, जो कैच करके रखता है, तो वहाँ क्या रहता है, कैच करने से पहले आपका ओवम बनता है जो कि ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो स्टार्टिंग स्टेज में, अर्ली स्टेज में इमेच्योर रहता है, जो कि धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो मैच्योरिटी के स्टेज में लाने के लिए जो समय लगता है वो कितना लगता है, आपका 22 से 24 घंटा। और 22 से 24 घंटा कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कराता है, आपके हीट पीरियड के मिड टाइम को। तो इस टाइम पे अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करा रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू जो आपका मिड सर्विक्स है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अगर आप नेचुरल मेटिंग करा रहे हैं तो आपका जो बीच का टाइम है वहाँ तक आप रोके रखिएगा, उसके बाद अगर मेटिंग होगा तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एश्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रहते हैं कि कितनी बार मिलाना चाहिए। देखिए, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आपको इंक्रीज कराने के लिए एटलीस्ट 2 बार, ठीक है, क्या एटलीस्ट 2 बार आपको मेटिंग कराना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि कभी कभार ये होता है ना कि जब सीमेन को सर्विक्स में पुट किया जाता है तो उसका कुछ हिस्सा आपके ओविडक्ट वाले पोर्शन जहाँ पे ओवम रहता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, जिससे कि आपके जो चांसेस रहते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अब देखिए, एश्योर्ड होने के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, एक से भले दो, बोलते हैं ना कि एक से भले दो। तो वैसे ही आप जो मीटिंग भी करा रहे हैं वो एटलीस्ट आपको 2 बार कराना चाहिए, जिससे कि दूसरे बार में चांसेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर सपोज पहले बार में मीटिंग नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो सेकंड चांस में मतलब ये चांसेस सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट मतलब कंफर्म हो जाता है कि अब मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है कि जो मीटिंग रहता है वो एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, आपके 22 से 24 घंटे के, मतलब जो मिड हीट पीरियड रहता है उस समय। कैसी मीटिंग होनी चाहिए, तो मीटिंग मिड सर्विक्स में होनी चाहिए। अगर आपका आर्टिफिशियल है तो मिड सर्विक्स में, अगर नेचुरल तो ऑब्वियस सी बात है कि वेजाइना में ही आपका जो पेनिस पुट हो जाएगा और वहीं पे आपका जो सीमेन है वो रिलीज हो जाएगा, और सीमेन धीरे धीरे आपका होता हुआ, क्या बोलते हैं, सर्विक्स से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, जो आपकी ओवम जहाँ पे मतलब प्लेस रहता है वहाँ पे पहुँच जाएगा। दोनों के बीच आपका फ्यूज़न होगा, फर्टिगेशन होगा, जिससे कि आपका क्या रहेगा, एग जो रहेगा वो चेंज होगा, आपका यंग जो रहेगा, आपके बच्चे बनेंगे छोटे छोटे। उसके बाद भ्रूण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनता है, बछड़ा बनता है। तो ये जो टॉपिक रहा ये था कि आप सबसे पहले गाय के हीट पीरियड को कैसे मेज़र करेंगे, कि गाय हीट पीरियड में है या नहीं है। उसके सिम्टम्स आपको बता दिए गए हैं।
उसके बाद हीट पीरियड में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि उसकी मीटिंग कराई जाए। किससे? बुल से, आपको ये बता दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब गाय हीट पीरियड में रहती है तो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको भगा रहे हैं या चिड़चिड़ापन ला रहे हैं, जिससे कि ना क्या रहता है, देखिए हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो हार्मोन्स के रिलीज होने का भी एक क्या रहता है, जब वो एक्साइटेड कंडीशन में हो, अगर आप उसको बार बार परेशान करेंगे तो वो क्या रहता है ना, वो हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे, जो ओवम आपका बन रहा है, वो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सेम यही चीज़ सांड के साथ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आप उसको परेशान मत कीजिए, नेचुरल प्रोसेस है ऑटोमेटिकली। जैसे गाय की बात की जा रही है तो 21 दिन में वो हीट पीरियड में आएगा ही। ठीक है, हीट पीरियड में आएगा तो फिर अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेटर स्टेज बनेगा ही। आपको सिर्फ वक्त का ध्यान रखना है, और अगर आपने इन सारी चीज़ों को सही ढंग से किया तो आपका जो मीटिंग का प्रोसेस है वो 100% एश्योर्ड सही जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ शिप एंड गोट्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि गाय में क्या सिम्टम्स थे हीट पीरियड के, और क्या उनके मीटिंग्स के प्रिकॉशंस थे, या क्या क्या कैसे कैसे चीज़ों से आप मीटिंग कराएंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो भेड़ और बकरियों की देखभाल पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत स्मॉल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको इस पीपीटी में ऐड किया गया है। क्योंकि जब गाय और जब आप सांड की बात करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्क्रिप्शंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, आपका टाइम पूछा जाता है, ये सब प्रक्रिया पूछी जाती है पूरी। बट भेड़ और बकरी से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और थ्रू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ऐड किया गया है। तो सबसे पहला क्या है, भेड़ और बकरियों का पालन मांस, ऊन एवं जो दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, खाल उत्पादन के लिए भी करते हैं, जैकेट्स बनाए जाते हैं आपके, जैसे हम वेराइटीज़ पढ़ रहे थे, गद्दी था, कश्मीरी था, पश्मीना था, ये सारे वेराइटीज़ जो आपके किसके लिए हैं, आपके ऊन उत्पादन के लिए किए जाते हैं। जबकि दूध उत्पादन के लिए आपकी जमुना पारी है, बरबरी है। तो ये सारी ब्रीड्स आपकी पाई जाती हैं, और इन सारे ब्रीड्स को ही इसलिए पाला जाता है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब अगर आप इन ब्रीड्स की ध्यान नहीं रखेंगे या इनका केयर और मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो इनका जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा। तो हार्म होने से बचने के लिए आपको क्या रखना है कि इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है। रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको इनकी देखरेख करनी है, मैनेजमेंट करना है, इनको हाउसिंग देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो पहला रहता है सूखी भेड़ और बकरी। ठीक है, तो सूखी भेड़ और बकरी को प्रातः चारागाह में चराना चाहिए। ठीक है, देखिए सूखी भेड़ और बकरी का मतलब ये रहता है कि जब वो बकरी हीट पीरियड में या प्रेगनेंसी के पहले का जो टाइम रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्राई पीरियड में आपको जो भेड़ या बकरी है उनसे ज़्यादा काम नहीं कराना है। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन के लिए रह रहे तो उनका दूध दोहन काने जो दूध दोहन का जो कार्य है उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूध दोहन या दूध के लिए, जो मांस के लिए अपना एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी को वहां ना लगा के किस में लगाएंगे, अपने प्रसव में। ठीक है, प्रसव में लगाएंगे तो क्या होगा, प्रसव का क्रिया बहुत अच्छा होगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो क्या रहता है, सूखी भेड़ और बकरी जो रहता है 18 से 21 दिन में हीट पीरियड में आ जाती है, जो कि 24 से 48 घंटे तक रहती है। देखिए गाय में भी हमने पढ़ा था हीट पीरियड का टाइम क्या था आपका, 21 दिन का रहता था। 21 दिन में वो हीट पीरियड में आ जाती थी, और टाइमिंग भी हमने देखा था क्या रहता है, 12 से 36 घंटे थे। यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ से 24 से 48 घंटे, मतलब वहाँ तीसरा जो आपका पीरियड था, जो लास्ट स्टेज था, वो 36 घंटे तक आ जाती थी। यहाँ पे 48 घंटे, मतलब लगभग 1 से 2 दिन तक आपकी भेड़ या बकरी हीट पीरियड में रहती है। और ये साइकिल कितना, 18 से 21 दिन में चलते रहता है। इसके बाद जब आपको भेड़ या बकरी को प्रेग्नेंट कराना है तो उस समय इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि बच्चा उस समय पैदा, मतलब होना चाहिए जब ना तो वो अधिक गर्मी में हो ना तो अधिक सर्दी, मतलब आपका जो समर टाइम है या जो विंटर टाइम है, इस टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो प्रेगनेंसी वो इस टाइम पे ना हो कि डिलीवरी का टाइम आपका गर्मी या सर्दी हो। रीज़न ये रहता है कि बच्चा बहुत नाजुक रहता है, नाजुक रहने के कारण उसकी देखभाल करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऑलमोस्ट ये सोचा जाता है कि थोड़ा बरसात का टाइम हो जाए, या जो थोड़ा सा स्प्रिंग का टाइम है वो टाइम जो रहता है थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। इसके बाद गाभिन भेड़ या बकरी क्या रहता है ये देखते हैं। तो गाभिन भेड़ या बकरी, यहाँ गलती से 15 हो गया, ये 1.5 है। 1.5 से जो 2 साल रहते हैं ना, जो मतलब 1.5 से 2 साल में जो आपकी बकरी या जो भेड़ रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, कि इसके बाद वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं या उनमें मेटिंग की क्रिया हो सकती है। हालांकि अच्छे नस्लों में जो रहती है प्रजनन की आयु थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल की हो जाती है, क्योंकि अच्छे नस्ल है तो उनकी क्षमता जो रहती है ज़्यादा रहती है। लेकिन उपयुक्त आयु पर ही भेड़
एवं बच्ची से भेड़ और बकरी से बच्चा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल एज है 1.5 से 2 साल, इसी साल में आपको सबसे पहला जो मीटिंग है वो इसी एज में कराना चाहिए। देखिए इससे पहले क्या रहती है ना, आपकी जो भेड़ या बकरी रहती है वो प्री मैच्योर रहती है, और प्री मैच्योर जानवर से थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हो जाते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट सॉरी क्या बोल सकते हैं, आपकी दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, तो इन सारी दिक्कतों का ना हो इसलिए क्या रहता है कि एवरेज एज लिया जाता है। इसके बाद जो भेड़ या बकरी है उसको उचित आहार देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखिए आप एक एम्ब्रियो को डेवलप करें, एम्ब्रियो से आपका एक बच्चा निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होगा वो माँ के द्वारा या जो फीमेल रहेगी उसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप उनके डाइट में चेंज कर रहे हो, या आप उनको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, या आप उनको राशन नहीं दे रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो यार इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस में पड़ेगा, जो आपका प्रोजेनी है, जो आपका काफ निकलेगा, जो यंग बछड़ा निकलेगा या जो बच्चे निकलेंगे, उस पर डायरेक्टली क्या रहेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको उनको एकदम संतुलित आहार देना है, शुद्ध पानी देना है, साफ पानी देना है, उनकी देख रेख करनी है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, आप हरा चारा भी उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही साथ आपको टीका लगाना है। ठीक है, देखिए ह्यूमंस के केस में भी होता है कि बार बार आपकी जांच करानी पड़ती है। ठीक है, जांच कराने के बाद आपको टीका लगाना पड़ता है, तो ये सेम चीज़ें आपकी जानवरों में भी होती है। समय समय पे आपको जांच करानी है, टीका लगाना है, जिससे कि जो मादा है वो स्वस्थ, और जो आपकी संतति निकले वो और भी ज़्यादा स्वस्थ निकले। इसके बाद ब्याने वाली भेड़ या बकरी, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है। तो ब्याने के पश्चात भेड़ या बकरी को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, ठीक है, एवं चारागाह में चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में भेड़ या बकरी को बच्चा पालने के लिए तैयार करना रहता है, इसलिए चारे की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है। अब देखिए मैंने बोला ना कि आफ्टर डिलीवरी भी उसको दूध पिलाना रहता है। अब दूध पिलाने के लिए उसको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो खुद का विकास नहीं करेगी, खुद में एनर्जी नहीं लाएगी, तब तक दूध में जो भी आपके न्यूट्रिशन है वो कैसे आएंगे। तो इसके लिए क्या रहता है कि आफ्टर डिलीवरी उसको अच्छे तरीके से खाना देना चाहिए, चारे के लिए छोड़ देना चाहिए। और ज़्यादातर ये रहता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से चारे का उपयोग किया जाता है, तो बरसीम, रिचका और जो जई रहते हैं, इसका उपयोग आप हरे चारे के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में आपके प्रोटीन, विटामिन्स रहते हैं, जो कि अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आपके जो भेड़ या बकरी है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आई होप ये आपको समझ आई होगी। देखिए जनरली आज की क्लास जो थी ना वो आपकी हीट पीरियड से रिलेटेड थी, मीटिंग से रिलेटेड थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो गाय है वो उसके प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, उस टाइम आपको क्या देखभाल करना है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद क्या देखभाल करना है, जो आपका बछड़ा रहता है उसकी क्या देखभाल करनी है, उसके बाद आपका जो युवा रहता है उसकी देखभाल, और आखिरी में पढ़ेंगे हम सांड की देखभाल। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर वही बात कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कीजिए या ग्रुप्स में जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।